गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम रीड करेंगे फिराक गोरखपुरी की सेकंड जो कविता है गज़ल। इससे पहले हमने उसकी फर्स्ट पोएम रीड की थी रुबाइयाँ। तो गज़ल है, इसमें ज़्यादातर उर्दू और फ़ारसी भाषा का यूज किया गया है। तो अब हम इसे शुरू करते हैं। नंबर 1, नौरस गुचे पंखुड़ों की नाजुक गिरह खोले हैं, या उड़ जाने को रंगो बू गुलशन में पर तोले हैं। तो पहले तो ये ध्यान रख लें कि जिसमें फर्स्ट शेयर होता है और सेकंड शेयर होता है, इनका आपस में कोई कनेक्शन नहीं होता। ये इनका टॉपिक अलग अलग भी हो सकता है। ओके, नेक्स्ट। नोरस मतलब नई कलियां, गुचे फूलों की कलियां, पंखड़ियों की नाजुक गिरह गिरह गांठें खोले है खोलती है। कवि कहता है कि बसंत ऋतु ऐसा लगता है कि नई कलियों की गांठों को खोल देती है। जब बसंत ऋतु आती है तो जैसे नए फूल होते हैं, जो छोटी छोटी कलियां होती हैं वो खिल जाती हैं, तो उसको देखकर ऐसा लगता है या तो इनकी ये गांठें खुली हैं, या इसके अलावा बाग में, पूरे बाग में उसकी खुशबू को फैलाने के लिए उनके पर खुल गए हैं, उनके पंख खोल दिए गए हैं। कहने का मतलब ये है कि जैसे ही बसंत ऋतु आती है तो फूलों की खुशबू बाग में ऐसे फैल जाती है कि ऐसा लगता है कि ये जो फूलों की कलियां हैं, जो इनकी गांठें खुली हैं, गांठें नहीं खुली, मतलब इनकी जो खुशबू है इनके अंदर फैलने के लिए पंख हैं, ये पंखों के समान उन गांठों को खोल दिया गया है। तो इसका काव्य सौंदर्य यही है कि बसंत ऋतु के आगमन पर बाग की शोभा का वर्णन किया गया है। उर्दू और फारसी भाषा का प्रयोग है। पंखुड़ियों की नाजुक, इसमें अनुप्रास अलंकार है, प्रसाद गुण है, बिंब योजना, जैसे हमारे सामने दृश्य बिंब का एक वो दिखाया गया है कि किस प्रकार बागों में फूलों की खुशबू फैल जाती है बसंत ऋतु के आने पर। नेक्स्ट हम रीड करते हैं। तारे आंखें झपकावे है, जर्रा जर्रा सोए है, तुम भी सुनो हो यारो, शब में सन्नाटे कुछ बोले हैं। तो अब इसमें कवि ने रात्रि के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहा है कि रात्रि के समय सारी जगह गहन अंधकार छाया हुआ है, जर्रा जर्रा सोए है, मतलब प्रकृति का कण कण सोया है, पूरे वातावरण में सन्नाटा फैला हुआ है, लेकिन इस गहन अंधकार में भी तारे आंख झपकावे हैं, मतलब टिमटिमा रहे हैं। तो कवि लोगों को क्या कहता है कि सुनो यारो, इस सन्नाटा बहुत कुछ अपने आप में समाये हुए, बहुत रहस्य समाये हुए हैं। रात में सन्नाटे भी कुछ ना कुछ बोलते हैं, तुम उसे सुनने की कोशिश करो। इसके विशेष में हम बताएंगे कि रात्रिकालीन समय का वर्णन किया है, उस समय जो शोभा होती है रात्रि की, उसके बारे में बताया है। उर्दू फारसी भाषा है और बिंब योजना है, गजल है ये। ओके, नेक्स्ट। हम हो या किस्मत हो हमारी, दोनों को एक ही काम मिला, किस्मत हमको रोले हुए है, हम किस्मत को रोले हैं। तो प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में से फिराक गोरखपुरी के गजल में से लिया गया है। इसमें कवि ने जो ना काम करने वाला व्यक्ति है उसके बारे में वर्णन किया है कि मनुष्य अपनी किस्मत को ही रोता रहता है। हम हो या किस्मत हो हमारी, कवि कहना चाहता है कि जो ना काम करने वाला इंसान होता है, अकर्मण्य इंसान, जो काम नहीं करना चाहता, उसको एक ही काम मिला है। वो क्या करता है? स्वयं तो कोई काम करता नहीं, लेकिन अपनी तरफ से कोई काम नहीं किया, फिर भी या तो किस्मत उसको रोती है या वो किस्मत का रोना लेकर बैठा रहता है। मीन्स ऐसा व्यक्ति खुद तो कोई परिश्रम नहीं करता, कर्तव्यनिष्ठ नहीं होता, और वो आजीवन किस्मत को ही दोष देता रहता है। ठीक है, इसके विशेष में हम लिखेंगे, कवि ने किस्मत के सहारे बैठे व्यक्तियों पर एक तरह से कटाक्ष किया है। और अनुप्रास अलंकार है, बिंब योजना है, गजल छंद है। नेक्स्ट। जो मुझको बदनाम करे है, काश वे इतना सोच सके, मेरा पर्दा खोले है या अपना पर्दा खोले हैं।
इसमें कवि ने दूसरों को बदनाम करने वाले पर कटाक्ष किया है। जो मुझको बदनाम करे है, मतलब कवि इसमें कहता है कि जो मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहा है या करना चाहता है, काश वे इतना सोच सके, वे सब अपने बारे में सोच लें, उन्हें अपने बारे में भी सोच लेना चाहिए, क्योंकि इस समाज में वही दूसरे को बदनाम करने की कोशिश करते हैं जो कि स्वयं पहले से ही बदनाम हो चुके हुए होते हैं, वही दूसरों को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। तो इस प्रकार इसमें कवि कह रहा है कि मुझे बदनाम करने से पहले वो स्वयं बदनाम हो चुके हैं या इसीलिए वो मुझे बदनाम करना चाहते हैं, तो अपने बारे में भी वो सोच ले। इसके विशेष के बारे में हम बात करेंगे। यहाँ कवि ने बदनाम करने वाले लोगों के ऊपर कटाक्ष किया है, उनके ऊपर संकेत किया है और ये बताया है कि ऐसे बदनाम करने वाले व्यक्ति वो ऐसा लगता है कि वो अपने ही रहस्य खोल रहे हैं। दूसरों को बदनाम करने के चक्कर में वो अपने ही पर्दे खोल रहे हैं, मतलब अपने ही बारे में जो उनके रहस्य हैं उनको खोलने की कोशिश कर रहे हैं। और गजल छंद है, शैली भावपूर्ण है, बिंब योजना है, अनुप्रास अलंकार है। नेक्स्ट, ये कीमत भी अदा करे हैं हम बदरुस्ती ए होशो हवास, तेरा सौदा करने वाले दीवानों भी होले हैं। इस शेर में या इस काव्यांश में कवि ने प्रेम की कीमत को अदा करने का चित्रण किया है। कवि इसमें कह रहा है कि जो प्रेम करने वाले हैं उसके बारे में बताते हुए कहता है कि चाहे प्रेम करने वाला अपने होशो हवास में अपनी प्रेमिका को कहते हैं कि पूरे विवेक और होशो हवास में प्रेम की कीमत चुका देने को भी तैयार है, कि मैंने प्रेम किया है, अपनी प्रिया को कह रहे हैं कि मैंने तुमसे प्रेम किया है, उसकी कीमत भी चुका देने के लिए तैयार है। तेरा सौदा करने वाले, मतलब प्रेम में जो सौदा उसने किया है, चाहे वह अपनी प्रेमिका को खरीद सकता है, मतलब सौदा कर सकता है, खरीदने के बाद भी ऐसे रह सकता है कि जैसे वह उसका नौकर है, उसका दीवाना बनकर उसके साथ रह सकता है। ये कीमत भी अदा करने के लिए प्रेमी तैयार है। उर्दू और फारसी भाषा है, गजल छंद है, बिंब सुंदर एवं सटीक है और भावपूर्ण शैली का प्रयोग किया गया है। और इसमें ये बताया गया है कि प्रेम की कीमत अदा करने के लिए तैयार है। बेशक वह प्रियतमा का सौदा करने के बाद भी उस जितनी वह कीमत मांगती है वो देने के बाद भी उसका दीवाना बनकर रहने को तैयार हो चुका है। तो आज के लिए इतना ही बहुत है। यही 5 शेर आप अच्छे से लर्न करें। ओके, थैंक यू।